सो हे फ्रेंड्स, दिस इज कोको एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे ही कहानी शुरू होती है, हम हीरोइन रंग को एक डॉक्टर के क्लिनिक में देखते हैं। डॉक्टर उससे कह रहे होते हैं, तुम वही लड़की तो नहीं लगती जिसे गैस या पेट का कोई प्रॉब्लम हो। ये गैस वैस कुछ नहीं है, तुम्हें यूटेरिन पेन है। मैंने मेडिसिन लिख दी है, टाइम पर लेना और अपने बॉयफ्रेंड को बोलना कि कुछ दिन तुम्हारे साथ वो ना करें। रंग चुपचाप प्रिस्क्रिप्शन लेकर क्लिनिक से बाहर आकर बेंच पर बैठ जाती है। वो सोचती है, ये सब पिछली रात की वजह से हुआ है क्या। अब कहानी जाती है बीती रात की तरफ। हम देखते हैं कि रंग एक होटल में वेटर का काम करती है। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उस रात उसे एक स्पेशल सर्विस का काम दिया गया उस आदमी के कमरे में जो इस कहानी का हीरो है, मिस्टर सी। मिस्टर सी बहुत अमीर और रिजर्व टाइप इंसान है। रंग जैसे ही उनके कमरे में जाती है और टॉवल उनके शरीर से टच होती है, मिस्टर सी अचानक उठ जाते हैं। वो सख्त आवाज में पूछते हैं, तुम कौन हो। रंग थोड़ी घबराई हुई आवाज में कहती है, मैं इस होटल की वेटर हूँ और आज मैं ड्यूटी पर हूँ। मिस्टर सी झुंझलाते हैं, मुझसे दूर रहो। रंग तुरंत पलटकर बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी होटल का मैनेजर भागता हुआ कमरे में आता है। वो फोन पर बात करते हुए कहता है, सर, आपका ड्राइवर आज नहीं आ पाएगा। अगर आप चाहें तो आज रात आप ऊपर वाले प्राइवेट रूम में रुक सकते हैं। फिर वो रंग से कहता है, तुम इन्हें ऊपर वाले कमरे में छोड़ आओ। मिस्टर सी उस वक्त बहुत ज्यादा ड्रंक थे, हालत बिगड़ी हुई थी। रंग उन्हें धीरे धीरे सहारा देकर उस कमरे तक ले जाती है। वो उन्हें बैठाती है, फिर कुछ दवाइयां और टॉयल लेकर आती है। मिस्टर सी की हालत इतनी खराब थी कि वो खुद से कुछ नहीं कर पा रहे थे। रंग मदद करने लगती है। वो टॉवल से उनका चेहरा साफ करती है, उन्हें मेडिसिन देने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर सी अचानक गिलास फेंक देते हैं और रंग का हाथ पकड़ लेते हैं। रंग डर जाती है। वो कहती है, प्लीज, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं यहाँ सिर्फ ड्यूटी पर आई हूँ। मिस्टर सी नशे में कहते हैं, 1 लाख चलेगा। रंग कुछ सेकंड्स चुप रहती है, फिर मजबूरी से बोलती है, 2 लाख, और इसी पर डील फाइनल हो जाती है। उस रात दोनों ने एक साथ रात बिताई। अब हम वापस आते हैं प्रेजेंट में। रंग अब भी क्लिनिक के बाहर बेंच पर बैठी होती है, तभी उसके फोन में एक मैसेज टोन बजती है। वो देखती है उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए क्रेडिट हुए हैं। वो सोचती है, बात तो 2 लाख की हुई थी, फिर ये 1 लाख एक्स्ट्रा क्यों भेजा। क्या ये मुझ पर शक कर रहे हैं, या फिर नहीं, मुझे ये पैसा वापस करना होगा। अब रंग जाती है मेडिकल स्टोर। वहां सबसे पहले बर्थ कंट्रोल पिल्स खरीदती है, फिर बाहर निकलती है। तभी उसका फोन बजता है, नानी माँ का कॉल। वो पूछती हैं, बेटा, पैसों का इंतजाम हो गया। रंग कहती है, हाँ नानी माँ, हो गया, आप अंकल से बोलिएगा, सब हो जाएगा। फोन कटते ही हम जान पाते हैं कि रंग को पैसे की जरूरत क्यों थी। उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी और उसकी अंतिम इच्छा थी कि उनका अस्थि विसर्जन सप्तकोटिया घाट में हो। रंग सोचती है, 1 लाख तो मुझे लौटा देना चाहिए, लेकिन मुझे अभी भी 2 लाख और चाहिए माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए। अगले दिन रंग फिर से अपने काम पर होती है। तभी वो देखती है कि मिस्टर सी अपने दोस्तों के साथ होटल में एंटर करते हैं। रंग सोचती है, आज तो मुझे उनसे मिलकर पैसे वापस करने ही हैं। वो एक ट्रे में वाटर सर्विस लेकर मिस्टर सी के रूम की ओर जाती है ताकि अकेले में उनसे बात कर सके। जैसे ही वो कमरे में पहुंचती है, मिस्टर सी उसे देखकर पहचान जाते हैं। वो उसी रात वाली लड़की थी। मिस्टर सी और उनके दोस्त रूम में कार्ड खेल रहे होते हैं। तभी मिस्टर सी का फोन बजता है। वो रंग से कहते हैं, तुम हमारे बदले 2 मिनट के लिए खेलो, मैं एक कॉल करके आता हूँ। रंग थोड़ा नर्वस होते हुए बैठ जाती है। उसे कार्ड गेम की ज्यादा समझ नहीं होती। कंफ्यूजन में अनजाने में ही वो 9 लाख रुपए का लॉस करवा देती है। मिस्टर सी के हारने के बाद गेम फिर से शुरू होता है। वहां फिर वही सिचुएशन बनती है, रंग हारने वाली होती है। तभी मिस्टर सी आकर उसकी मदद करते हैं। वो उसे बताते हैं कि कौन सा कार्ड फेंकना है, और इसी तरह वो जितना हारी थी उससे कई गुना ज्यादा जीत जाती है। जीत के बाद रंग उठती है और अपनी जगह पर बैठकर खेलने लगती है। थोड़ी देर खेलने के बाद उसे फिर से कॉल आता है और वो बाहर चली जाती है। तभी मिस्टर सी के दोस्त आपस में बात करते हैं, तुमने कभी मिस्टर सी को किसी लड़की के इतने क्लोज आते देखा है। दूसरा दोस्त कहता है, नहीं, उसके पूर्वजों को भी बच्चा होने में दिक्कतें थी, लेकिन लगता है अब वो अपनी ब्लड लाइन खत्म करने वाला है। तभी वहां रंग आ जाती है। वो लोग उससे पूछते हैं, क्या मिस्टर सी तुम्हें पहचानते हैं, वो तुम्हें कार्ड्स खेलना सिखा कैसे रहे थे, क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। रंग कहती है, नहीं, हम लोग नहीं जानते एक दूसरे को। उसी वक्त मिस्टर सी भी आ जाते हैं और ये सारी बातें सुन लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद रंग उन्हें सच में नहीं पहचानती। इसके बाद रात का सीन आता है, जहां रंग मिस्टर सी से फोन पर पूछती है, आप मुझे किस तरीके से पे करेंगे। वो कहते हैं, तुम अपना कार्ड नंबर दे दो, मैं किसी को कह दूंगा, ट्रांसफर कर देगा। प्रेजेंट में रंग ये सब सोच रही होती है और मिस्टर सी से कहती है, क्या आप मुझे अपनी स्वीट में ले जाएंगे, मुझे आपसे कुछ कहना है। जब वो उनके रूम में जाती है, मिस्टर सी कहते हैं, तुम तो कह रही थी कि तुम मुझे जानती नहीं हो, तो फिर मुझे अप्रोच करने का क्या रीजन है। रंग जवाब देती है, मैं आपको 1 लाख युआन लौटाने आई हूँ।
हमारी बात तो 2 लाख की हुई थी ना, पर आपने 1 लाख एक्स्ट्रा दे दिया। मिस्टर सी पूछते हैं, बस यही करने आई हो? रंग कहती है, हाँ। वो मुस्कुराकर कहते हैं, रख लो, और चले जाते हैं। रंग सोचती है, लगता है इनके लिए 1 लाख कुछ भी नहीं है। जब रात का काम खत्म करके रंग जाने लगती है तो क्लब का मैनेजर उसे रोकता है, इस बार कोई नया काम देने नहीं बल्कि कमीशन देने के लिए। मिस्टर सी ने उसके लिए 1 लाख युआन का कार्ड दिया था। पहले तो रंग शॉक्ड होती है, फिर बहुत खुश होती है। उसी दिन उसका कुल 7 लाख युआन जमा हो जाता है और अब वो अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी कर सकती है। अगले दिन रंग वो पैसे लेकर अपनी नानी, माँ और अंकल के पास जाती है। वो उन्हें पैसे देते हुए कहती है, काम आगे बढ़ाइए। तभी रंग को अचानक उल्टी जैसा महसूस होता है। नानी माँ पूछती हैं, सच सच बताओ, तुम इतना पैसा कहाँ से लाई हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? रंग कहती है, नानी माँ, हमारी कंपनी ने हाल ही में एक बड़ा प्रोजेक्ट किया है, उसी का बोनस है। नानी माँ फिर पूछती हैं, अगर ये सच है तो तुम्हें उल्टी क्यों आ रही है? रंग जवाब देती है, काम का प्रेशर है, खाना पीना ढंग से नहीं हो रहा, बस पेट थोड़ा खराब है, दवाई लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ये सुनकर नानी और अंकल रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। फिर अंकल पैसे लेकर कहते हैं, ठीक है, मैं किवान सिमेट्री में बात करता हूँ और बताता हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रंग की माँ को उसी जगह पर सही से दफना दिया गया है, उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो चुकी है। तभी अंकल बताते हैं कि ट्रांसफर प्रोसेस पूरा हो चुका है। वो कहते हैं, इतने कम समय में इतना पैसा इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। रंग की नज़र पास खड़े मिस्टर सी पर पड़ती है। वो अंकल से पूछती है, ये? अंकल कहते हैं, ये इस सिमेट्री के ओनर हैं। रंग सोचती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिससे पैसा मिला उसी की जगह वापस जा रहा है, लेकिन मम्मी की आखिरी इच्छा थी तो ठीक है। मिस्टर सी भी रंग और उसके परिवार को देखते हैं। वो अपने असिस्टेंट से पूछते हैं, क्या चल रहा है? असिस्टेंट बताता है, वो जगह सेल के लिए नहीं थी, पर लड़की बहुत गरीब है, अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसने सब बेच दिया, तो मैंने उसको दे दिया। ये सुनकर मिस्टर सी सोचते हैं, तो इसको पैसे इसलिए चाहिए थे। सब कुछ खत्म करके जब रंग घर लौट रही होती है, बारिश शुरू हो जाती है। वो बारिश में भीग रही होती है, तभी मिस्टर सी अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और उसके सामने रुकते हैं। वो कहते हैं, कार में बैठो। रंग कहती है, बारिश रुकेगा तो चली जाऊंगी। मिस्टर सी थोड़ा सख्त स्वर में कहते हैं, बैठो गाड़ी में, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। तो रंग जल्दी से बैठ जाती है। गाड़ी में ही रंग सो जाती है और मिस्टर सी उसे थोड़ी देर गौर से देखते हैं। फिर उसकी नींद खुलती है। दोनों कुछ नहीं बोलते। रंग जब घर पहुंच जाती है तो कार से उतर जाती है। तभी रंग को एक कॉल आता, एक कंपनी से, जिसमें उसने आधा साल पहले रिज्यूमे भेजा था। कॉल करने वाला कहता है कि उसे कंपनी में एडमिट किया जा सकता है और अगले सोमवार को उसका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होगा। रंग बहुत खुश हो जाती है। उसे अब उस जगह वेट्रेस का काम नहीं करना पड़ेगा। रंग ये सब सोच ही रही होती है कि उसका फिर से जी मिचलाने लगता है। वो सोचती है, पता नहीं क्या हो गया है, हॉस्पिटल जाकर चेकअप कराना पड़ेगा। उधर मिस्टर सी अपने दोस्तों के साथ उसी जगह बैठे होते हैं। उनका एक दोस्त दूसरी वेट्रेस से पूछता है, वो लड़की कहाँ है जो कार्ड्स खेल रही थी और हार गई थी? इतना पैसा हारा, लग रहा था रो ही देगी। वेट्रेस बताती है, आज उसका आखिरी दिन है यहाँ पर। ये सुनकर मिस्टर सी खड़े होकर पूछते हैं, क्या वो छोड़ रही है काम? वेट्रेस कंफर्म करती है, हाँ, आज रात का काम खत्म करके वो चली जाएगी। मिस्टर सी कहते हैं, उसे इस रूम में अरेंज करो। वो वेट्रेस कहती है, ठीक है, लेकिन मिस्टर सी फिर रुककर कहते हैं, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन रंग ने आखिरकार सिंसी ग्रुप ज्वाइन कर लिया, वही कंपनी जिससे उसे ऑफर आया था। जैसे ही वो कंपनी पहुंची, एक कलीग ने उसे वेलकम किया और कहा, तुम्हें पता है, आज हमारे बॉस कंपनी में आ रहे हैं। ये सुनते ही बाकी लड़कियां जैसे पागल हो गईं। OMG, कितने हैंडसम है वो, फिर से देख पाऊंगी उन्हें, काश। थोड़ी देर उनकी नज़र मुझ पे भी पड़े। ऐसे ही ख्याली पुलाव बनने लगे। एक कलीग रंग से पूछ भी लेती है, तुमने ये कंपनी कहीं हमारे बॉस को देखने के लिए तो नहीं ज्वाइन की ना? रंग झट से बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसे खुद भी नहीं पता था कि इस कंपनी के बॉस हैं कौन। लेकिन जैसे ही वो एक फाइल खोलती है, उसकी नज़र फोटो पर जाती है मिस्टर सी। जी हाँ, वही मिस्टर सी इस कंपनी के मालिक थे। उन्हें देखकर उसके हाथ से फाइल ही गिर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक मीटिंग रूम में, जहां मिस्टर सी अपनी कंपनी में पहुंचे हुए हैं। वो स्पीच देने लगते हैं, पर उनकी नज़र रंग पर पड़ जाती है। वो उसे खड़ा होने के लिए कहते हैं। रंग खड़ी होती है और मिस्टर सी उसे ठीक से पहचान लेते हैं। वो सोचने लगते हैं, ये यहाँ कैसे पहुंची। ये जानने के लिए कि वो इस जगह के लिए फिट है या नहीं, वो रंग से एक मुश्किल सवाल पूछते हैं। बाकी सभी कलीग्स के लिए वो सवाल बहुत कठिन लगता है। सब सोच में पड़ जाते हैं, इसका जवाब तो हमें भी नहीं आता। लेकिन रंग बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसका सही जवाब देती है। मिस्टर सी और वहां मौजूद सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद मिस्टर सी अपने असिस्टेंट से पूछते हैं, रंग इस कंपनी में कैसे आई? असिस्टेंट जवाब देता है, सर, बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस से।
उसका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू बहुत अच्छा था। ये सुनकर मिस्टर सी सोचते हैं शायद मैंने ही इसे गलत समझा था। लेकिन तभी उनके दादाजी का कॉल आता है। दादाजी बहुत नाराज थे। कितना वेट कराऊं तुझे शादी के लिए? मिस्टर सी कहते हैं दादाजी अभी फैमिली बिजनेस में बिजी हूं। दादाजी गुस्से में कहते हैं फिर मेरी बॉडी लेने जरूर आ जाना, और फोन कट। ऑफिस में लंच टाइम के दौरान रंग का फिर से जी मिचलाने लगता है। एक कलीग पूछती है तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? रंग घबरा जाती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी तबीयत खराब है। दूसरी फ्रेंड सजेस्ट करती है जाकर मेडिसिन ले लो, डिले करना ठीक नहीं। वो मेडिकल स्टोर जाती है। वहां उसे चक्कर आने लगते हैं, उल्टी जैसा फील होता है। मेडिसिन तो ले लेती है लेकिन देखती है कि वो एक्सपायर हो चुकी है। वो डर जाती है और मेडिकल वाले से पूछती है जो तुमने मुझे बर्थ कंट्रोल पिल दी थी वो भी एक्सपायर तो नहीं थी? चेक करने पर पता चलता है वो भी एक्सपायर थी। वो जल्दी से एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेती है। टेस्ट पॉजिटिव आता है। वो टूट जाती है। मैं खुद एक अनस्टेबल लाइफ में हूँ, इस बच्चे को क्या भविष्य दे पाऊंगी? वो फैसला लेती है अबॉर्शन। अगले दिन हॉस्पिटल में वो डॉक्टर से कहती है मुझे जल्द से जल्द अबॉर्शन करवाना है। डॉक्टर बार बार पूछते हैं तुम श्योर हो? रंग बस चुपचाप हामी भरती है। जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है उसका हाथ मिस्टर सी से टकरा जाता है। वो उसे नहीं देख पाती लेकिन मिस्टर सी उसे देख लेते हैं। वो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। वो लड़की आपकी पेशेंट है? डॉक्टर कहते हैं हाँ, ये लड़की महीने में 2 बार आ चुकी है, पहले यूरिन इन्फेक्शन के लिए, अब वो प्रेग्नेंट है। मिस्टर सी पूछते हैं उसका अपॉइंटमेंट कब है? डॉक्टर कहते हैं कल दोपहर को। मिस्टर सी फौरन रंग को ढूंढने निकलते हैं बट वो कहीं नहीं मिलती। तभी बार बार दादाजी का कॉल आता है। वो कॉल उठाते हैं। दूसरी तरफ से आवाज आती है सर, दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। वो सब कुछ छोड़कर पुराने घर पहुंचते हैं लेकिन वहां जाकर जो सीन दिखता है दादाजी बिल्कुल ठीक हैं और किसी लड़की के साथ बैठे हैं। मिस्टर सी गुस्से में आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? दादाजी जवाब देते हैं अगर झूठ नहीं बोलता तो टाइम पे आता क्या? दादाजी उस लड़की से मिलवाते हैं, शन फैमिली की बेटी है, तुम दोनों बचपन में खेला करते थे। दादाजी का पूरा प्लान था शादी करवाने का। वो मिस्टर सी से कहते हैं उसे गार्डन घुमा लाओ। मिस्टर सी उठकर कहते हैं मुझे अर्जेंट काम है और निकल जाते हैं रंग को ढूंढने। वो पहले रंग को कॉल करने की कोशिश करते हैं बट नंबर नॉट रीचेबल है। वो कंपनी से उसका नंबर निकालवाते हैं पर फिर भी कॉल कनेक्ट नहीं होता। इधर रंग की नानी माँ पूछती हैं तू सच में प्रेग्नेंट तो नहीं है? रंग कहती है नहीं नानी माँ, बस थोड़ी तबीयत खराब है। तभी एक लेडी भागते हुए आती है, कोई बहुत अमीर आदमी तुम्हें ढूंढ रहा है, उसकी गाड़ी देखो कितनी महंगी है। रंग कंफ्यूज होकर बाहर जाती है देखने। मिस्टर सी उसे ढूंढ रहे थे। सब लोग उन दोनों को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई तमाशा हो। रंग कहती है हम बाद में बात कर सकते हैं। मिस्टर सी कहते हैं तुम्हारे पास 30 मिनट हैं, प्लीज चेंज करके आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। रंग घर जाती है। नानी माँ गुस्से में पूछती हैं कौन आदमी था वो? कलीग है तो मेल है या फीमेल? रंग कहती है मेल है, बस कंपनी की इमरजेंसी मीटिंग है। नानी माँ डांटती हैं इतना अमीर आदमी कौन कलीग होता है, किसी अमीर आदमी से जुड़ने की जरूरत नहीं है। रंग समझाती है नानी माँ वो बस मेरा कलीग है, उसका परिवार अमीर है बस। नानी माँ थोड़ी मान जाती हैं लेकिन समझाती हैं अपनी पहचान कभी मत भूलना। रंग तैयार होकर बाहर आती है। मिस्टर सी की गाड़ी में बैठते हुए वो पूछती है आपको मुझसे क्या चाहिए? मिस्टर सी कहते हैं मैं सब बताऊंगा, बस थोड़ा वक्त दो। तो अब वो आते हैं पॉइंट पे। वो कहते हैं तुमने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया ही क्यों नहीं? वो कहती है मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। जिस पर वो कहते हैं इसीलिए तुमने सर्जरी भी बुक कर दी बिना मुझे बताए। अब ये बात सुनकर वो पूरी शॉक में थी कि इनको सब कुछ कैसे पता। पर तभी उनका खाना आ जाता है तो वो कहते हैं पहले खाना खाओ। अब रंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि किस हाथ में फोर्क पकड़ूं और किस हाथ में नाइफ। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि काटूं कैसे। ये सब देखकर पिछले टेबल पे जो लेडी बैठी थी वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है जब खाना नहीं आता तो वेस्टर्न फूड ऑर्डर ही क्यों करना? और उसका साथ देते हुए उस टेबल पे जो आदमी बैठा था वो कहता है किस किस तरीके के लोग आ जाते हैं इस जगह पर खाने के लिए। ये बातें मिस्टर सी भी सुनते हैं। वो वेटर को बुलाते हैं और कहते हैं नाइफ बहुत ब्लंट है तो दूसरा नाइफ देने के लिए। अब वो माफी मांगते हुए नाइफ लेके चली जाती है। तभी वहां उस होटल का मैनेजर आता है। वो उनसे माफी मांगने लगता है। तो अब मिस्टर सी कहते हैं मैं इस जगह पर बहुत दिनों से नहीं आया हूं ना, तो कोई भी यहाँ आने लगा है क्या? और खाते खाते मेरा मूड खराब करने लगा है। तो अब लगता है कि मैं जो इन्वेस्ट करने वाला हूँ इस होटल के प्रोजेक्ट में उसके लिए शायद मुझे दोबारा सोचना पड़ेगा। अब ये बात सुनकर वो मैनेजर तो बहुत घबरा जाता है और उनसे बहुत बार माफी मांगने लगता है। तो अब वहां आते हैं उसके भी सीनियर और वो आगे सबसे पहले मिस्टर सी से माफी मांगते हैं और फिर उन दोनों लोगों को वहां से निकलवा देते हैं और इस होटल में वापस से आने पे भी बैन लगा देते हैं। रंग तो ये सब देखती रह जाती है।
उस होटल का बॉस अपना गिल्ट एडमिट करता है और कहता है, आज का मील आप लोगों का पूरा फ्री है और आप दोनों के लिए फ्री वाइन भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। वो वाइन बहुत ज्यादा कॉस्टली लग रही थी और मिस्टर सी कहते हैं, हमें वाइन की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर वो कहता है, ठीक है तो हम आपको अब डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपके डिनर में, आप आराम से डिनर एंजॉय कीजिए। इतना बोल के वो दोनों को छोड़कर बाकी लोग वहां से चले जाते हैं और थोड़ी देर में नया कटलरी भी आ जाता है उसके पास। पर इस बार मिस्टर सी खुद ही उसका खाना काट पीट के उसको देते हैं खाने के लिए। फिर अच्छे से खिला पिला के वो उसको उसके घर तक छोड़ते हैं। वो उसको कहते हैं, कल मैं 9 बजे इसी जगह पर तुम्हारा वेट करूंगा तो टाइम से आ जाना और अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक लाना मत भूलना। ये सुनकर वो कंफ्यूजन में वहां से चली जाती है पर उनसे पूछती नहीं है कि ये सब उनको चाहिए क्यों। इधर दादाजी को पता चलता है कि मिस्टर सी आज घर नहीं आने वाले हैं। वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं इस पर। वो लड़की उनको समझाती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप जानते हैं ना कितना सारा काम हो जाता है तो ठीक है ना। तो ऐसे ही बातें करने के बाद वो दादाजी से कहती है कि चाइना वापस आने के बाद मुझे अभी तक सूटेबल जॉब नहीं मिला है। ये सुनकर दादाजी उसको कहते हैं, जॉब के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम एक्सेंसी ग्रुप में काम कर सकती हो। ये बोलकर वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं अरेंज करवा देने के लिए सब कुछ। तो उनके कहे अनुसार वो नेक्स्ट डे आकर उनकी कार में बैठती है। वो उनसे पहले ही पूछ लेती है, आपको क्या काम है? आज मुझे दोपहर में कहीं जाना है। वो बोलते हैं, मुझे पता है तुमको दोपहर में कहाँ जाना है, पर तुम इस बच्चे को नहीं गिरा सकती, ये मेरा भी बच्चा है और मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। वो बोलती है, सॉरी पर मैं ये नहीं कर सकती। तो अब वो उससे रीज़न पूछते हैं। वो कहती है, मुझे ये जॉब बहुत मुश्किल से मिला है और अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो फिर मेरी शादी कैसे होगी। तो इस पर मिस्टर सी कहते हैं, कंपनी तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से तुम्हें नहीं निकालेगी, सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से हमारी कंपनी कोई भी कैपेबल वर्कर को नहीं निकालती है। तब वो कहती है, मैं बहुत यंग हूँ, मुझे पता नहीं कि बच्चों को कैसे पालते हैं और ऊपर से मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे लोगों की बातें तेल की तरह फैलती हैं। तो अब मिस्टर सी उससे सीक्रेट शादी करने की बात करते हैं। वो उसको एक डॉक्यूमेंट देते हैं और कहते हैं, मेरी फैमिली में बच्चों को लेकर हमेशा प्रॉब्लम्स रही हैं, तो मुझे ये बच्चा चाहिए, तो तुम शादी के लिए रेडी हो जाओ। 2 सालों की शादी होगी, बच्चों का जन्म हो जाएगा, पितृत्व टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें 300 मिलियन दूंगा। तो एक बार ये टाइम पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो बच्चे मेरे होंगे और फिर तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम मिल जाएगी। तो उनकी ये सब बातें सुनकर वो सोच में पड़ जाती है, मुझे नानी माँ को अच्छी जिंदगी भी देनी है और उसके लिए पैसा तो चाहिए, पर मैं उनको और सफ़र नहीं करवाना चाहती। तो ये सब सोचकर उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि करे क्या। मिस्टर सी उसको कहते हैं, मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ सोचने के लिए। वो 3 मिनट में वो लोग सिविल अफेयर्स विंडो पहुंच भी जाते हैं। उसका सोचना अभी तक पूरा नहीं हुआ था। तो वो उसको कहती है, अब चलो अब शादी कर लेते हैं। शादी के बाद मिस्टर सी कहते हैं कि सेफ्टी रीजन की वजह से रंग को अब उनके घर में रहना पड़ेगा। वैसे भी उनके घर पर स्टाफ है जो उसका पूरा ध्यान रखेगा। थोड़ी देर में वो लोग शादी का सर्टिफिकेट भी ले आते हैं और फिर रंग को घर ले जाया जाता है। मिस्टर सी का घर बहुत खूबसूरत था। जैसे ही वो अंदर जाती है, वहाँ मौजूद लोग उसे रिसीव करते हैं और हर एक से मिलवाया जाता है, किसका क्या रोल है, कौन उसका ध्यान रखेगा, किससे क्या मांग सकती है, सब कुछ समझा दिया जाता है। फिर एक आदमी उसे उसके रूम तक लेकर जाता है। रूम देखकर रंग की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इतना सुंदर कमरा, ऊपर से सब कुछ पहले से मौजूद, उसके लिए हर चीज। लेकिन तभी उसकी नज़र अलमारी में टंगे कुछ मर्दों के कपड़ों पर पड़ती है। वो पूछ बैठती है, ये कपड़े किसके हैं? आदमी मुस्कुराता है, ये मिस्टर सी के हैं, कभी कभी आते हैं यहाँ। रंग थोड़ा असहज हो जाती है, सोचती है क्या अब उसे मिस्टर सी के साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन जब आदमी कहता है कि वो बहुत कम आते हैं तो उसे थोड़ी राहत मिलती है। थोड़ी देर में वो अपने बेड पर बैठती है और सबसे पहले अबॉर्शन अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के लिए कॉल करती है। इसके बाद वो अपनी नानी माँ को फ़ोन करती है। वो सच्चाई नहीं बताना चाहती, इसलिए बहाना बनाती है कि कंपनी ने उसे एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर भेजा है जिसमें महीनों लग सकते हैं। नानी माँ थोड़ी परेशान हो जाती हैं, अचानक ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट आ गया? रंग कहती है, कुछ खास नहीं, अर्जेंट था, लेकिन एक बार प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो मुझे अच्छा कमीशन मिलेगा। नानी माँ को फिर भी चिंता होती है, लेकिन रंग उन्हें मना लेती है और पैसे भी भेजती रहेगी, ये भी कहती है। कॉल कट करने के बाद रंग बहुत इमोशनल हो जाती है। सोचती है, एक बार ये बच्चा हो जाए फिर मैं नानी के साथ बहुत दूर चली जाऊंगी। उसी वक्त डिनर के लिए बुलावा आता है। जब वो खाने के लिए जाती है तो देखती है कि टेबल पर सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए स्पेशल न्यूट्रिशियस खाना रखा गया है। सब कुछ इतना हेल्दी और टेस्टी था, यहाँ तक कि उसे अपनी थाली तक उठाने नहीं दी गई। मिस्टर सी का सख्त ऑर्डर था कि उसे कोई भी काम नहीं करना है। खाने के बाद स्टाफ उसे बताता है कि मिस्टर सी ने उसके लिए एक सूदिंग मसाज भी अरेंज करवाई है। रंग को यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है। पहली बार उसे लग रहा था कि कोई उसका सच्चे दिल से ध्यान रख रहा है।
उस रात वो बहुत चैन से सोती है क्योंकि मिस्टर सी घर पर नहीं आए थे। अगली सुबह वो ऑफिस के लिए तैयार होती है। उसके लिए पहले से ही कार बाहर खड़ी थी। कार देखकर वो सोचती है, अगर मैं इस लग्जरी कार से ऑफिस जाऊंगी तो कल न्यूज हेडलाइन में मेरा ही नाम होगा। वो पूछती है, कोई और कार नहीं है? स्टाफ बताता है, सर के गैरेज में बहुत कार्स हैं लेकिन वो सब हाई एंड और बहुत महंगी हैं। वो कहती है, ठीक है, यही ठीक है, और उसी कार से ऑफिस जाती है। ऑफिस पहुंचकर जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश करती है, मिस्टर सी के असिस्टेंट उसे लंच पकड़ाता है, ऑर्गेनिक फार्म से लाया गया, स्पेशली अब्रॉड से। रंग कहती है, कैफेटेरिया तो है ही, मैं वहीं खा लूंगी। पर असिस्टेंट बोलता है, नहीं, सर ने स्पेशल ऑर्डर दिया है, आपको यही खाना है। वो लंच लेके अंदर जाती है। लंच टाइम में बाकी सहकर्मी कहते हैं, चलो कैफेटेरिया चलते हैं। रंग मना करती है, मैं अपना लंच लाई हूँ। जैसे ही वो लंच बॉक्स खोलती है, सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। इतना रिच लंच देखकर सब पूछने लगते हैं, तू इतनी अमीर कब हो गई? एक लड़की लंच बॉक्स देखकर कहती है, ये तो वही बॉक्स है जो मिस्टर सी यूज करते हैं। रंग बोलती है, मैंने सुपरमार्केट से खरीदा। लड़की जवाब देती है, ये बहुत महंगा होता है, लिमिटेड एडिशन है, तू कैसे खरीद सकती है? रंग कहती है, ये डुप्लीकेट है। सब थोड़ी देर हंसते हैं और फिर चले जाते हैं। तभी शन फैमिली की बेटी मंजू वहां आ जाती है। वो कहती है, इतनी भीड़ क्यों लगाई है? और जैसे ही वो लंच बॉक्स देखती है, कहती है, तुम इस तरह का लंच लाकर खुद को मिस्टर सी की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो। ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दो। रंग को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो सब इग्नोर करके लंच खाने लगती है। दोपहर बाद रंग अपने सहकर्मियों से पूछती है, वो लड़की कौन थी? एक बताता है, उसका नाम सन मैसू है, डिपार्टमेंट हेड है, बॉस की रिलेटिव भी है और मिस्टर सी से बचपन से जान पहचान है। सुनने में आया है कि वो उनसे शादी करने चाइना लौटी है। रंग सोचती है, शादी करने आई है, लेकिन मिस्टर सी तो मुझसे शादी कर चुके हैं, चाहे कारण जो भी रहा हो। तभी उसके बगल में बैठी लड़की कहती है, तुम मेरे लिए भी ऐसा लंच ला सकती है क्या? पैसे भी दे दूंगी। कैफेटेरिया का खाना अच्छा नहीं लगता। रंग मान जाती है। अगला दिन दोनों साथ बैठकर लंच कर रही होती हैं, तभी एक लड़का वहां से गुजरता है। रंग उसे देखकर चौंक जाती है। उसकी दोस्त कहती है, कितना हैंडसम है ना? रंग पहचान जाती है, वो शन फैमिली का बेटा था, मंजू का भाई। तभी रंग का मन फ्लैशबैक में चला जाता है। फ्लैशबैक, वो अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर भागती है, बहुत रो रही थी। माँ को एडमिट कर लिया गया, लेकिन डॉक्टर कहती है, सर्जरी के लिए 1 लाख युआन चाहिए। इतना पैसा उसके पास नहीं था। वो मदद के लिए भागती है और जिस इंसान से मदद लेने जाती है वो था प्रोफेसर शन। वो उनके रूम के बाहर खड़ी होती है, तभी अंदर से आवाज आती है। प्रोफेसर के दोस्त पूछते हैं, तेरा और उस लड़की का क्या चल रहा है? प्रोफेसर जवाब देता है, बकवास बंद कर, वो सिर्फ मेरी स्टूडेंट है, और वैसे भी वो रॉन्ग फैमिली की नाजायज औलाद है, बस फन के लिए। ये सब सुनकर रंग की हिम्मत ही नहीं होती अंदर जाने की। वो वहीं से लौट जाती है। तभी उसको फोन आता है और उसे बताया जाता है कि उसकी माँ चल बसी है। ये सुनकर वो तो वहीं पर बैठकर खूब फूट फूट कर रोने लगती है। और उसी समय उसको प्रोफेसर सेन भी देखता है। प्रेजेंट में वो यही सब सोचते रहती है। तभी उसके पास प्रोफेसर सेन आकर कहता है, बहुत दिन हो गए मिले हुए ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पर होगी। वो बोलती है,